गांव की 3 बहुओं ने अपनी रसोई को बनाया एस्थेटिक कैफे। कहते हैं भूख इंसान को तोड़ती भी है और नया रास्ता ढूंढना भी सिखाती है। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी की 3 बहुएं वैशाली, वंशिका और राधा के साथ था। क्योंकि तीनों गरीब थीं, मामूली सी झोपड़ी में रहती थीं। एक दिन गांव में ग्राम सचिव और महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक चल रही होती है। जिले से सूचना आई है, पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है। वहां दिखाया जाएगा कि लोग छोटे छोटे कैफे, होम स्टे और हस्तकला से कैसे कमाई करते हैं, पर ये सब फ्री है। आपको अनुभव भी हो जाएगा। गांव की औरतें उत्साहित होकर ताली बजाती हैं। ये हम जैसी महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है। चलो सुशीला काकी, आप भी चलना। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पहाड़ों पर जाने से डर लगता है और वहाँ पर ठंड भी है, मुझे नहीं जाना। तभी महिला समूह की अध्यक्ष कौशल्या को चुनती हैं। चाची, आप हाथ की कला में सबसे अच्छी हैं। आप अपनी तीनों बहुओं के साथ जाइए, सीख कर आएंगी तो पूरे गांव को फायदा होगा। अरे हम गरीब लोग वहाँ जाकर क्या सीखेंगे? माँ जी चलिए ना, इसी बहाने आपके साथ आ जाएंगे तो पहाड़ भी घूमेंगे। हाँ माँ जी, मेरा भी पहाड़ देखने का मन है। लेकिन वंशिका, तुम सब बस में जा तो सकते हो, लेकिन तुम्हें आधा किराया देना होगा क्योंकि चाची जी के टिकट फ्री हैं। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम दे देंगे। तब सास के साथ तीनों बहू का नाम भी वहां लिख जाता है और फिर चारों घर आते हैं। वैशाली घर आते ही अपने पति को सहारा देकर बिठाती है और खिचड़ी खिलाने के बाद दवा खिला देती है। इतने में उनकी बेटी आकांक्षा भी स्कूल से आ जाती है। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई। आपको पता है आज क्या हुआ? हिंदी के मैंने सही आंसर बताए, फिर भी उन्होंने मुझे खड़ा करके गलत आंसर वाले बच्चों को बिठा दिया। ये गलत है ना? गलत तो है, पर तुम्हारी मैम को पता नहीं चला होगा, इसीलिए उनसे गलती हो गई होगी। हाँ मम्मी, आगे की बात सुनो। ऐसे ही हुआ था, उन्होंने 2 क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लिया जो बुक में है भी नहीं। कोई बात नहीं आकांक्षा, चल तू भी खाना खा ले, बस जल्दी से पैसे जमा हो जाए। तीनों की 80 रुपए की टिकट में कोई बुराई नहीं है। आ गई मेरी बच्ची स्कूल से। अब मैं अपने बच्चों को गले लगाऊंगा। राजीव हिलने की कोशिश करता है, पर फिर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक हादसे के बाद उसके पैरों की नसें काम करना बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जिंदगी एक विकलांग जैसी हो जाती है। तभी गुस्से में तकिया फेंक देता है और आकांक्षा उस तकिए को उठाकर अपने पिता के पास रखती है और गले लगा लेती है। पापा, आप चिंता मत करो, एक दिन आप ठीक हो जाओगे और भागते हुए मुझे गले लगाओगे। हाँ मेरी बच्ची, एक दिन ऐसा ही होगा। भगवान जी, क्या कभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं अपने पति का इलाज करवा लूं? 10-20 लाख रुपए की वजह से अगर कोई अच्छा डॉक्टर इनका इलाज कर देता तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया था, ये वापस से चल पाएंगे। ऐसे बेजान पैर को देखकर हर दिन अंदर से टूट जाते हैं। बहू, मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है। चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी अब पहाड़ पर। दीदी मन छोटा मत कीजिए, अभी आपका बहुत मन था। अरे उसके लिए भी तो पैसे नहीं है ना, कल तक कैसे पैसे आएंगे? भाभी मैं आ गया, आप चिंता मत कीजिए। वंशिका ने मुझे फोन पर बता दिया था। हमने सेठ जी से एडवांस पैसे ले लिए और घर में राशन भी ले आए हैं, लेकिन 1-1.5 हफ्ते का है। हाँ, और आप चिंता मत कीजिए, गुड़िया का और भैया का हम दोनों ख्याल रखेंगे। सच? हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों जानते हैं कि अभी घर की स्थिति हम दोनों के कंधे पर है, लेकिन हम बहुत मेहनत करेंगे और भैया का इलाज करवाएंगे। सभी भावुक होते हैं। दोनों भाई राजीव को गले लगा लेते हैं। पैसा जमा होने पर अगले दिन चारों सास बहू बस में पहाड़ों पर यात्रा करने पहुंच जाती हैं। वो पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से गुजर रही थीं कि सुंदर नजारों को देखकर, माँ जी, बस के गोल गोल घूमने पर मुझे चक्कर आ रहा है, लेकिन बाहर का सुंदर नजारा देखे बिना मन भी नहीं मान रहा। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है बहू, तो बस उल्टी मत करना। वैसे मैं हाजमोला लेकर आई हूँ, तीनों की तीनों खा लो। शुक्रिया माँ जी। तीनों बहुएं पहली बार इतने ऊंचे पहाड़ देख रही हैं। बादल सड़क को छू रहे हैं। फिर उनका पहला दिन, दूसरे दिन प्रशिक्षण होता है। सुंदर से स्टे में रहते हैं, खाना खाने को मिलता है। अगले दिन बाकी औरतें भी पहाड़ों को घूम रही होती हैं। वहीं चारों सास बहू भी निकल जाती हैं, जहां उन्हें रास्ते में सुंदर सुंदर कैफे दिखाई देते हैं। माँ जी, ये कितनी अच्छी रसोई है ना, कितना सुंदर सजा रखा है और कितने सारे लोग इतने अच्छे अच्छे चीज खा रहे हैं जो मैंने कभी देखी नहीं। मेरा भी मन कर रहा है खाने का। और मेरा भी। दीदी देखो तो दरवाजे पर फूलों की बेल है, लाइट लगी हुई है, बांस की कुर्सियां हैं और मिट्टी के बर्तन भी हैं।
तुम इस वाले रसोई को देख रही हो? अपने दाएं और देखो, उनके ढाबे वाली रसोई में नीचे से पानी भी बह रहा है। लोग नंगे पांव जाकर खुशी से खाना खा रहे हैं। बहू, ये जितना सुंदर है उतना महंगा भी है। चलो आगे चलते हैं। आगे जाकर उन्हें एक और सुंदर बांस का बना पूरा कैफे दिखाई देता है। इसके साइड में झरना बह रहा था और सुंदर सुंदर लाइट चमक रही थी। तीनों बहू अंदर जाकर बैठ जाती हैं। तभी कैफे ओनर आता है। मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? ये लीजिए मेन्यू, आप डिसाइड कर लो तो हमें बता देना। मेन्यू देखकर ओनर चला जाता है। तभी मेन्यू को देखते ही वंशिका के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ बहू? ये देखकर इतना बड़ा मुंह क्यों फाड़ रही है? मुंह क्या माँ जी, आंख नाक गला भी फटेगा। इसके अंदर अदरक वाली चाय 180 रुपए की है, आलू का पराठा 200 रुपए का है और मक्खन वाला 300 रुपए का है। इतना ही नहीं, चाय बिस्किट 150 के हैं और जैम ब्रेड 400 की। शर्मा जी, इतने में तो हमारे 2 दिन का राशन आ जाएगा। हाँ सच में, पहाड़ों पर ये मामूली सी 10 रुपए की चीज इतनी महंगी होती है। अरे राधा, वंशिका, माँ जी, वो ओनर जल्दी आए, इससे पहले हम निकल जाते हैं। ये सुनकर घबराहट के मारे चारों वहां से वापस आ जाती हैं और भूख लगने की वजह से चलते चलते एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठ जाती हैं। अरे भैया, आप भी उसे रसोई वाले की तरह 180 रुपए की चाय देते हो क्या? नहीं बहन जी, मैं तो मामूली चाय 20 रुपए की देता हूँ और अदरक वाली कुल्हड़ की चाय 30 रुपए की। अरे बेटा, जब तुम इतनी सस्ती चाय दे रहे हो तो वो इतनी महंगी चाय क्यों दे रहा है? माता जी, जगह और चीजों का फर्क है। देखिए, उसकी कितनी बड़ी जगह है और झरने के पास है, सुंदर नजारे हैं, सुंदर बैठक बना रखी है और अगड़म बगड़म चीज बनाकर देता है, इसलिए महंगा है। लोग खाना खाने नहीं, नजारे देखने के पैसे देते हैं, यादें बनाने के लिए। और मेरी छोटी सी दुकान में इतनी चीज है नहीं, फिर पहाड़ों से ऊपर सामान लाना पड़ता है, तो मेरी सिर्फ 10 रुपए की महंगी चाय है, वरना मैं भी महंगी नहीं 10 रुपए की ही देता। अरे नहीं भैया, आप लोग मेहनत करते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ये सब कैसे लाते हो? आपका तो जायज है और बहुत सस्ती चाय दे रहे हो। हम चारों को दे दीजिए। ये लीजिए। चाय पीकर चारों बहू सुंदर नजारा देख रही होती हैं। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर स्वेटर लेकर आई हूँ, ठंडी भी है। अपनी बहुओं के साथ पहाड़ों पर चाय पीकर अच्छा लग रहा है और ठंड भी छूट रही है। हाँ माँ जी, हमें भी ये पल याद रहेगा। वैसे यहाँ सबने अपनी ढाबे वाली रसोई बहुत अच्छी बना रखी है, लेकिन भैया आपके हाथों की चाय का स्वाद ही अलग है। शुक्रिया बहन जी। आपको पता है, लोग इसे यहाँ ढाबे वाली रसोई नहीं बोलते, एस्थेटिक कैफे बोलते हैं, मतलब अनोखी रसोई। ये तो सही है, लेकिन इतने पास पास में इतने सारे कैफे क्यों हैं? क्योंकि बहन जी, ये घूमने वाली जगह है। यहाँ बहुत सारे तादाद में लोग घूमने आते हैं, तो खाने के लिए ऐसी जगह ही तो चाहिए होती है, इसीलिए। बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ये लो तुम्हारे पैसे। यहाँ से घूमने के बाद तीनों बहू सास के साथ आगे चलती हैं और अपना तीसरा दिन भी पूरा करके वापस गांव में आ जाती हैं, जहाँ उन्हें फिर से अपनी गर्मी, गरीबी और वही पुराने दिन का सामना करना पड़ता है। बेटी अपनी माँ और दादी को देखकर गले से चिपक जाती है। अच्छा हुआ मम्मी आप चारों आ गए। आज तो चाचू ने खाना ही नहीं बनाया, दोनों चाचू चाय देकर काम पर चले गए। पापा और मैंने कुछ नहीं खाया है। हे भगवान, अब से तुम्हें भूख लग रही होगी। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। वैशाली जल्दी से दाल चावल बना देती है और अपनी बेटी और पति को खिला देती है, फिर दवाई भी देती है। काश पैरों से लाचार नहीं होता, माँ तो अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। कोई बात नहीं बेटा, अब तू चिंता मत कर, वैशाली ने खाना बना दिया है और तू ये सब मत सोच कर, अच्छा सोचा कर। अच्छा सोचने से माँ पैरों पर थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। तभी वैशाली एक कटोरी में गर्म तेल लेकर आती है और अपने पति के पैरों की मालिश करती है। मेरा दिल कहता है एक दिन आप चंगे हो जाएंगे। मेरी दीदी की बातों पर पूरा भरोसा है भाई साहब जी। इतने में दोनों बेटे घर आ जाते हैं। कौशल्या उन्हें डांट लगा देती है। ऐसे ही कैलाश के लाए राशन को तीनों बहुएं 2 घंटे तक चला देती हैं, कम और पानी वाला खाना बनाकर। लेकिन अब उनके घर में कुछ भी नहीं था, डिब्बे खाली पड़े थे। माँ खाली पेट मेरे को स्कूल में अच्छा नहीं लगता, भूख लगने से सर दर्द भी होता है, मैम का पढ़ाया हुआ समझ भी नहीं आता है, मुझे दूध दे दो। हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि आज घर में दूध ही नहीं है। अरे आकांक्षा, तुम्हें पता है मैं क्या पी रही हूँ? चाय से अच्छा है और ताकतवर भी, इसे पीकर देखो। वाह चाची, तो बहुत अच्छा, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। ऐसा बोलकर वंशिका स्कूल छोड़ने चली जाती है। तब वैशाली राधा के आंसुओं को पोंछ देती है।
कैसी परिस्थिति आ गई ना दीदी, आज हमारी बच्ची दूध की जगह गुड़ वाला पानी पीकर गई है। यही तो बुरा लग रहा है, सिर्फ मेरी बेटी के लिए हम अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैं सोच रही हूँ दूसरों के घर में काम देख लूँ। नहीं दीदी, आप मत देखिए, भाई साहब को आपकी जरूरत है, मैं कर लूंगी। कोई नहीं जाएगा, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के यहाँ वहाँ काम करो। आजकल माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है महिलाओं के लिए। इतने में मुंह लटकाए दोनों बेटे भी आ जाते हैं और वंशिका भी। क्या हुआ, तुम लोग शांति से आकर ऐसे खड़े क्यों हो गए हो? चेहरे पर तो 12 बज रहे, बताओगे? वो माँ, हमारी नौकरी छूट गई माँ। अब यही चिंता खाई जा रही है कि घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। भैया के बाद हम दोनों को ही देखना था और हम भी चूक रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, हम कहीं और भी काम की तलाश जारी रखेंगे। ये सब सुनकर घर में सब हक्के बक्के रह जाते हैं। राजीव को भी धक्का पहुंचता है। तब घर का राशन चलाने के लिए एक बहू दुकानदार से उधार सामान लेकर आती है, पर 4 दिन बाद वही परेशानी फिर से। घर में दाल चावल आटा कुछ नहीं होता है, न बेटों को नौकरी मिलती है। बीच वाली बहू तेल की बोतल को पिछले 5 मिनट से कढ़ाई में उल्टा करके देख रही थी, तब उसमें से 2 बूंद टपकती है। हे भगवान, आज पूरे घर का खाना कैसे बनेगा, तेल तक नहीं है। वो देखिए, बिजली बिल, आकांक्षा की स्कूल फीस, भैया की दवाई, सबकी पर्ची साथ रखी है। मुझे लगता है अब हमें कोई काम देख लेना चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। पहाड़ पर गए थे, कितनी शांति थी ना, किसी बात की चिंता नहीं थी, और यहाँ आते ही ये सब। वो पहाड़ वाले लोगों की रसोई कितनी सुंदर थी ना, बढ़िया बढ़िया जगह वाली, हल्के सफेद पर्दे, लाइट, झरना, मैगी, सब। दीदी आइडिया आया, माँ जी हमारे गांव में भी तो पुराना महल, बावड़ी और झील है, वहां भी रोज टूरिस्ट आते हैं, तो अगर हम उन लोगों को खाना खिलाने के लिए अपनी रसोई बना ले तो क्या बुरा है? आपका मतलब दीदी वैसे वाला कैफे, और हमारा घर तो मेन रोड पर भी है। मतलब हम उनके जैसी रसोई बना ले, यहाँ पर तो लोग खींचे चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। वाह बहू, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, यही तुम्हारे कमाने का जरिया बनेगा। मैं सजावट बना दूंगी, तुम तीनों स्वाद बना देना, फिर देखना हमारी गरीबी भी एक दिन इस पहाड़ के पीछे छूट जाएगी। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। यहीं से उनके देसी एस्थेटिक कैफे का सपना जन्म लेता है, जिसके लिए कौशल्या खराब कबाड़ी जैसी चीज, जैसे कि बोतल, नारियल के खोखले और बाकी चीजों को इकट्ठा करती है और उनसे अलग अलग कृतियां बनाती है। फिर उनसे वॉल हैंगिंग और फूल गमले बनाती है, और बहुएं मिट्टी गोबर को लेकर 4 चूल्हे लीपती हैं। ये देख उन तीनों के पति, अरे आज सुबह से आपको क्या हो गया है? ये 4-4 चूल्हे किस लिए बना रहे हो आप बाहर? हाँ मुझे भी बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपनी रसोई तैयार कर रहे हैं, और वो अतरंगी रसोई होगी जिसे देखकर लोग यहाँ आएंगे और हमारे हाथ का खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घूमने वाली जगह भी है, और अब यही हमारी कमाई का जरिया बनेगा। हाँ बेटा, और इसमें मैं अपनी बहू के साथ हूँ, क्या तुम हो? हम तो खाली ही बैठे हैं माँ, अगर आपके काम आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अरे भाई साहब, आप तो फर्नीचर वगैरह का काम करते थे ना, तो आप टेबल, कुर्सी, दरवाजे और रसोई का ढांचा तैयार करवा दीजिए। बस इतनी सी बात, हो जाएगा। शशि तू मेरे साथ है ना? हाँ भैया, मैं कितना बदनसीब हूँ, हमारे नए काम में सबका सहयोग होगा, लेकिन मेरा नहीं। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। भैया, ये सोचने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कि आप खाली रहोगे? अभी तक हमने कैफे का नक्शा तैयार नहीं किया है, और ये भी नहीं सोचा कि सेल्फी पॉइंट कौन सा होगा, कैसा होगा, ये सब आपको ही तैयार करना है। जल्दी कॉपी पेन पकड़ लीजिए, तब तक दोनों भैया फर्नीचर तैयार कर लेंगे और माँ जी और मैं मिट्टी के बर्तन लेकर आ जाएंगे। अरे हाँ, और भैया जब हम तीनों खाना बनाएंगे तो हिसाब कौन करेगा कस्टमर से? आप, वो काउंटर आपको संभालना है। और हम क्या करेंगे जब हमें भी नौकरी दे दो? देवर जी, आप दोनों को खाना परोसने का काम मिला है, समझे? फिर ठीक है भाभी। सभी हंसने लगते हैं और सास भावुक हो जाती है, अपने पूरे परिवार की नजर उतारती है। थू, मेरे परिवार का किसी की नजर ना लगे। राजीव बैठे बैठे कैफे का नक्शा तैयार करने में जुट जाता है। वहीं बहुएं भी छोटा मोटा काम कर रही थीं। थैंक यू वंशिका, राधा, तुमने उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया और बहुत अच्छा आइडिया भी दिया। भाभी, ये हमारा फर्ज है, शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा सुनो, तुमने पहाड़ों पर जैसे कैफे देखा था, मुझे थोड़ा बताओ, फिर वैसा ही नक्शा बना दूंगा। तब तीनों बहू पहाड़ के कैफों के बारे में बताती है। उनके पड़ोसी सामने वाले घर में नितिन के पास स्क्रीन टच फोन होता है, तो वो इंटरनेट पर निकालकर कैफे की चीज बता देता है। इसके बाद राजीव बहुत सोचने के बाद कैफे का नक्शा तैयार कर देता है। वही दोनों भाई लकड़ी की मदद से सुंदर सा टेबल और कुर्सी बना देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीनों बहू की देसी एस्थेटिक कैफे में लोग आकर खाना खाएंगे?
कमेंट करके जरूर बताएं। और तीनों भाई लकड़ी का सुंदर सा ढांचा दीवार जैसा तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये दीवार थोड़ी खाली सी लग रही है, कुछ डेकोरेट वाला इस पर कुछ लगा सकते हैं। अरे बहू भूल गई क्या तू? अरे वो छोटे छोटे तू इस पर सजाने के लिए ही तो लाई है। और प्लास्टिक की कटी हुई आधी बोतल से हम इसे सजाएंगे। एक और आइडिया दीदी, वो मैं कांच की एक दीवार लगाना चाहती हूँ जिसके ऊपर से पानी बहेगा, तो यहाँ से नज़ारा देखते हुए लोगों को खाने में मजा आएगा और फोटो भी अच्छी आएगी उनकी। वाह वंशिका, तुम्हारी यादें मुझे पसंद आया। और उसके लिए हमें पाइप अटैच कर देंगे जिससे वो फिसलता हुआ पानी अच्छा लगेगा। और मेन्यू में क्या क्या बनाएंगे हम, और उसका प्राइस? मेन्यू भी तैयार कर दिया। तुम तीनों को जो बनाने आता है वही लिखा है, जैसे कि चिल्ला, मूंग दाल के पकौड़े, गुड़ वाली चाय, मक्के की रोटी, वेज थाली, आलू पराठा और मक्खन वाला आलू का पराठा 20 रुपए चार्ज के साथ। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके लिए पैसे? उसकी भी चिंता तुम मत करो। मेरे दोस्त से मैंने 5,000 उधार लिए हैं और उसने कहा है आराम से पैसे लौटा देना। पहले तो ले भी नहीं रहा था। अब तो मेरी बहू का स्फोटिक कैफे खोलने से कोई नहीं रोक सकता। माँ जी, स्फोटिक नहीं एस्थेटिक होता है। फिर तीनों बहुएं अब अपना देसी एस्थेटिक कैफे बनाने में जुट जाती हैं। आधी से ज्यादा तैयारी हो जाती है और झूलने वाली सीट भी लगा देते हैं। वही सास भी अपने हाथ की कला से जूट की वॉल हैंगिंग, नारियल के खोल से लैंप, बांस की टोकरियां, लकड़ी के नेम बोर्ड, पुराने कप से प्लांटर, सूखी डालियों से डेकोर, रंगोली फ्रेम और भी चीज सजा देती हैं। वही बहुएं मनी प्लांट, तुलसी का पौधा, सिलाई मशीन की टेबल और सिंपल टेबल बना देती हैं। और उधार के पैसों से बहुएं कैफे का राशन ले आती हैं। उन्हें अपना कैफे बनाता देख पड़ोसी लोगों की टिप्पणियां करने लगते हैं। ओहो, देखो तो तीनों बहुएं पागलों की तरह एक हफ्ते से न जाने क्या करी। कौन सा ढाबा खोल रहे हो तुम? कैसा भी खोल ले, लेकिन इन गरीबों का ढाबा नहीं चलने वाला। वो तो वक्त ही बताएगा आंटी जी। और ये कोई ढाबा नहीं, ये हमारा देसी कैफे है। इसके बाद 2 दिन में उनका पूरा तरीके से कैफे तैयार हो जाता है। तीनों बहू अपनी एस्थेटिक रसोई में गरम गरम फुलके चने की सब्जी तैयार कर लेती हैं। वाह भाभी, आपने तो पहाड़ों वाले कैफे से भी ज्यादा सुंदर कैफे बनाया है। और ये पेंटिंग किसने बनाई है? देवर जी, कुछ पेंटिंग माँ जी ने बनाई है और कुछ हमने। और सबसे अच्छी चीज लग रही है आपके रसोई का नाम और मेन्यू। बहुत घंटे बीत गए लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। मम्मी, अभी तक कोई नहीं आया, मुझे भूख लग रही है। हम सब भी खाना खा लेते, कोई ग्राहक आ गया तो खा भी नहीं पाएंगे। तब वैशाली घर में सभी को अंदर खाना देती है और कौशल्या, राधा अपने बाहर की रसोई को देखते हैं। इतने में वैशाली भी अपनी बेटी और पति को खाना खिलाकर बाहर आती है। और अब अंदर जाकर कौशल्या, राधा खाना खाते हैं। तभी उनके सुंदर सी रसोई को देख पहले ग्राहक आता है और तीनों बहुएं थोड़ा घबराई हुई होती हैं। वाह, गांव में कैफे भी होता है, वो भी इतना सुंदर। वैसे यहाँ का स्पेशल क्या है? नमस्ते जी, हमारी कुल्हड़ वाली अदरक चाय, बाजरे का चीला और गुड़ की जलेबी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है यहाँ खाने में। आप हमारी पहली कस्टमर हैं। ठीक है, तो ले आइए। मोनिका उसी शीशे वाली सीट के पास बैठती है जहाँ शीशे पर पानी फिसल रहा था और वो अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगती है। इतने में बहू स्पेशल चीज बनाकर ले आती है और वो भी मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों में। वाह, आपने तो बहुत अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन की है और आपका कैफे भी काफी अच्छा है। अदरक वाली चाय की खुशबू, मिट्टी के बर्तन की खुशबू सीधा दिल को छू गई और बचपन याद आ गया। मम्मा, चाची, मुझे भी काम करना है, प्लीज प्लीज। ठीक है, आप पानी दे दो। मैम, आपको खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मुझे तो 1 प्लेट और दे दीजिए, जलेबी की मीठी लवर हूं ना मैं। और कुछ चटपटा सा भी आप ले आना। वंशिका, राधा ऐसा ही करती हैं। तभी दूसरा ग्राहक आकर खाना खाता है। यहाँ पर कोई प्राचीन बावड़ी और झील वगैरह है ना? मैं उसे देखने आया था, पर यहाँ इतना बढ़िया खाना भी मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों ग्राहक कम बिल देकर बहुओं की तारीफ करते हैं। इतना अच्छा खाना इस कीमत में, हम फिर जरूर आएंगे। और मैं भी आप जैसे इंडिपेंडेंट वुमेन को गांव में कुछ करता हुआ देख मुझे बहुत खुशी होती है। फोटो खिंचवा सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तब मोनिका अपने साथ उन सब के सेल्फी लेती है और कैफे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। और उनके जाने के बाद 4 बाइक राइडर आते हैं। भाई, यहाँ कुछ पुरानी चीज घूमने को है ना? वहां जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। वैसे भी एस्थेटिक कैफे है,
मुझे तो बाहर से ही बहुत सुंदर लग रहा है। सही बोल रहा है यार तू, वरना इससे पहले तो छोटे मोटे बेकार ढाबे देखे हैं। तभी राइडर ग्रुप उनके कैफे में जाकर बैठते हैं। गांव वाले उनके एस्थेटिक रसोई और ग्राहकों को ताड़ रहे होते हैं। इतने में राधा आकर, आप सबके लिए क्या बनाऊं? सबसे पहले 4 कुल्हड़ चाय, फिर जो आपकी स्पेशल डिश हो वही ले आओ। बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए आए हैं, भूख बहुत तेज लगी है। ठीक है भैया, हम अभी लेकर आते हैं। तब तीनों बहुएं फटाफट से अपना चूल्हा जलाकर अदरक वाली चाय, मैगी, आलू का पराठा तैयार करती हैं और उन्हें दही पुदीने की छाछ आम के अचार के साथ सर्व करती हैं। तब राइडर्स झूले पर बैठकर खाते हैं। वाह, मुझे तो मजा आ गया यार, लगता नहीं कि मैंने ऐसा खाना कभी खाया होगा। सच में यार, कमाल का स्वाद है। मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा एक। वैसे भाई साहब, हमारे गांव की फेमस चीज आपने देखी है? ऐतिहासिक महल, ऐतिहासिक बावड़ी, कुआं, झील, वो भी बहुत सुंदर नजारा है। ये जगह हमने नहीं देखी है, क्या आप हमें गाइड करेंगे उस जगह के लिए? हम तो अपनी रसोई में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पति को हमारे गांव की हर ऐतिहासिक जगह की जानकारी आप गाइड के रूप में इन्हें ले जाएं। ठीक है, हम आपको 500 देंगे, चलेगा? तो मेरी बाइक के पीछे बैठ जाइए, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा। जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर कभी इस गांव में महल और झील देखने आओ तो इस देसी एस्थेटिक कैफे में रुके बिना मत जाना। यहाँ का खाना और माहौल दोनों दिल जीत लेते हैं। आप भी यहाँ जरूर आइएगा। वो राइडर ऐसा कहकर वीडियो अपलोड कर देता है। फिर कैलाश अपने गांव के सुंदर ऐतिहासिक जगहों को दिखाता है, जैसे कि 300 साल पुरानी राजमहल को, उसके बाद ऐतिहासिक बावड़ी और फिर कमल झील को। सच में ऐसा सुंदर नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा। आपका गांव बहुत शानदार और खूबसूरत है और शांत भी। और आपको पता है, इस जगह की यही खूबसूरती है कि ये बावड़ी बहुत गहरी है और कई सालों पुरानी है। सच में इस गांव में आकर पहले आपके कैफे ने, फिर इस जगह ने हमारा दिन बना दिया, हमारी ट्रिप कंप्लीट कर दी। आप बहुत अच्छे गाइड हैं भैया। अब हम निकलते हैं, ये रहे आपके पैसे। तब वो राइडर्स अपनी बाइक से निकल जाते हैं। इतने में शाम होने लगती है और कैलाश भी आ जाता है। बेटा, सब कुछ कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा माँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया, लेकिन अब हम अपने कैफे के सहारे ये कर सकते हैं। उन्हें हमारी जगह और कैफे सब कुछ बहुत पसंद आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ग्राहक हैं जिन्हें यहाँ का खाना अच्छा लगा, लेकिन अब शाम होने वाली है, हमारे पास लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। हमारा कैफे जितना दिन में चमक रहा था उतना रात में नहीं चमकेगा। तो दीदी, क्यों ना LED लाइट खरीद लें जो हमारे पेड़ और हर जगह मेन्यू बोर्ड सब पर चमकेगी। शशि जी, अभी 1000 रुपए बचे हैं, आप इससे लाइट खरीद के ले आते तो अच्छा होता। ठीक है, ले आता हूँ। शशि छाछ पीकर लाइट खरीदने चला जाता है और सुंदर लाइट्स खरीद कर ले आता है, जिससे तीनों बहुएं अपने कैफे के हर एक कोने को, यहाँ तक के मेन्यू बोर्ड को भी सजा देती हैं। फिर कौशल्या और कैलाश पेड़ पौधे कैफे के बाहर से भी सजा देते हैं, जिससे आते जाते लोग लाइट वाले कैफे को देखकर आकर्षित होते हैं और उनके ग्राहक वहां आकर उनके कैफे के खाने को पसंद करते हैं। ओह माय गॉड मामा, यहाँ का कैफे कितना एस्थेटिक है। आंटी, यहाँ पर पास्ता वगैरह नहीं मिलता जैसे पहाड़ों में मिलता है, और मोमो बर्गर भी? सॉरी, ये तो हमारे मेन्यू में नहीं है, लेकिन अब आपने बोला है तो अब ये भी ऐड करेंगे और उसके लिए आपको आना पड़ेगा। हाँ, जरूर आऊंगी आंटी, ये जगह है ही इतनी अच्छी। ऐसे भी दिन गुजरते हैं। तीनों बहू का मेहनत वाला एस्थेटिक कैफे चलने लगता है, लेकिन इस बीच काफी ग्राहकों ने उनके कैफे की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जो कि तेजी से वायरल हो रही थी और लोग काफी ज्यादा कैफे को पसंद कर रहे थे और उनके गांव की ऐतिहासिक जगह को देखने आ रहे थे। फिर काफी सारी टूरिस्ट बस वहां रुकती है और वहां लोग सीधा कैफे में आकर खाना खाते हैं। माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले तो ग्राहक एक दिन में 10-12 आते थे, लेकिन अब 20-25 आने लगे हैं, कैसे? हाँ, मैं अभी तो ताज्जुब हूँ। वो इसलिए भाभी, क्योंकि आपकी देसी एस्थेटिक रसोई वाले कैफे को आम जनता बहुत पसंद कर रही है। मैं सोशल मीडिया पर देखे कितने लोग यहाँ से खाना खाकर गए, उन्होंने फोटो पोस्ट कर रखी है और फिर राजनीति भैया ने भी अपने कैफे की फोटो एड्रेस के साथ अपलोड करवा दी है मेरे फोन से, जिससे हमारे ग्राहक और बढ़ते जा रहे हैं। वाह राजीव जी, आपने कितना सही दिमाग लगाया है, शुक्रिया। वैसे अब तो हम थक जाते हैं। हाँ बहू, काम ही इतना बढ़ गया है। भगवान जी ऐसे भी हमारी गाड़ी को चलाते रहें। जल्द ही इस कैफे से अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो माँ जी राजीव का भी ऑपरेशन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। हाँ मम्मा, ऐसा ही होगा। वायरल फोटो को देखकर वहीं पहाड़ों वाला ओनर अपने कुछ साथियों को लेकर आता है। आपके कैफे की वायरल फोटो देखकर मुझे आना ही पड़ा और यहाँ कर पता चला कि ये कैफे आपका है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई।
थैंक यू भैया, वहाँ पहाड़ों के कैफे देखकर ही हमें अपनी रसोई बनाने की हिम्मत मिली। तो चलिए मुझे और मेरे साथियों को खिला दीजिए। तब तीनों बहू करारी भिंडी, रायता, मक्खन वाले पराठे, जलेबी इत्यादि परोसती हैं। ये खाना खाकर वे खुश हो जाते हैं। सच में आपके यहाँ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा है। सही कहते हैं लोग, मेहनत का फल मीठा होता है और आपकी मेहनत मुझे दिखाई दे रही है। आपके कैफे की प्लस पॉइंट चीज बताऊं? आप यहाँ चीज पास्ता, बर्गर, मोमो भी रख सकते हैं और वो बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। भैया, जब तक हम आपके साथियों की व्यवस्था कर देते हैं, आप दूर से आए हैं, आराम कर लेंगे ना? तब दोनों बहुएं मिलकर अपने घर के अंदर उन्हें बैठा देती हैं, जहां पड़ोसी से छोटा कूलर मांगकर राधा वहीं लगा देती है और ओनर भी कुछ देर बाद कैलाश से सामान मंगवा देता है और कौशल्या जल्दी से तंदूर बना देती है, जिसमें ओनर उन्हें तंदूरी मोमोज, बर्गर, पिज्जा और बाकी की चीज भी बनाना सिखाते हैं, जिसके बाद वो चले जाते हैं। अब देसी चीज के साथ बहू की मॉडर्न चीज भी कैफे पर ग्राहक पसंद कर रहे थे, लेकिन इन सब चीजों से 10 मीटर की दूरी वाले जसविंदर के ढाबे के ग्राहक कम हो जाते हैं, जिस वजह से वो तीनों बहू की रसोई से नफरत करने लगता है और उनकी रसोई के सामने आता है। इन लोगों ने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है और ना जाने कैसी रसोई, कैसा ढाबा तैयार किया है, जो लोग इधर ही आ रहे हैं और खाना भी अलग अलग तरह का देने लग गए हैं। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे वायरल हुआ है ना, ऐसे ही बदनाम करूंगा। ढाबे वाला पहली रात तो अपने ढाबे का कचरा उनके कैफे के सामने फेंक देता है, जिससे बहुओं को बहुत बुरा लगता है। उनके कैफे से बहुत बदबू आती है। शुरू के ग्राहक आते ही नहीं हैं, फिर बहुओं को साफ सफाई करनी पड़ती है। पता नहीं कौन बेवकूफ है जिसने हमारी रसोई के आगे अपना कचरा डाल दिया। इतने में गांव का सरपंच और बूढ़ा चाचा आता है। वैशाली, वंशिका, राधा, तुम भी अपनी सासू माँ की तरह होनहार निकली, पर तुमने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसा कैफे पहला है जहां लोग दूर दूर से खाना खाने आ रहे हैं और पर्यटन वालों ने हमें कहा है कि तुम्हें अवार्ड भी देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे कैफे के पास कैमरा लगवा रहा हूँ। आखिर तुम लोगों की इतनी मेहनत लगी है। शुक्रिया सरपंच जी। आप दोनों क्या खाएंगे बताइए ना। मैंने सुना है बहू, तेरे देसी रसोई का नाम एस्थेटिक है, तो 1 प्लेट एस्थेटिक लगा दे और मिर्च थोड़ा कम रखना। मुझे तो बहू चीज, मैगी, पिज्जा ऐसा कुछ खिला दे, पहली बार खाऊंगा। सरपंच जी, आपका तो आ जाएगा, लेकिन चाचा एस्थेटिक कोई खाना नहीं, हमारे कैफे की सजावट है, उसे बोलते हैं। अच्छा, तो सजावट नहीं खानी, फिर 2 आलू के पराठे लगा दे, सुबह से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। तीनों बहुएं उन्हें खाना परोसती हैं। इतने में चाचा फोटो खिंचवाने वाली दीवार के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। बस करो चाचा, बस करो, मेरा फोन भर गया है। अरे पहले खा लो, ठंडा हो गया तो फोटो में मक्खन पिघलाकर पेट थोड़ी भरेगा। आसपास के ग्राहक भी हंस पड़ते हैं। वहीं जसविंदर अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, मैं इस जगह का खाना खाया, ये तीनों बहू बहुत गंदा खाना और मिलावटी खाना खिलाती हैं, नकली मक्खन वाला, इसलिए आप सब लोग मत खाना। मेरी तो ये सलाह है, मुझे आप लोगों की फिक्र है, बाकी आप जानो। कैमरा बंद करने के बाद ढाबे वाला उस वीडियो को अपलोड कर देता है और हंसने लगता है। अब बताऊंगा इनको। ढाबे वाले के ऐसा करने के बाद तीनों बहुओं के एस्थेटिक कैफे के इंटरनेट पर धज्जियां उड़ जाती हैं, ग्राहक कम आने लगते हैं और नितिन के फोन पर काफी सारे कमेंट्स आते हैं, जो वो बहू को बताते हैं और बहू को बहुत निराशा हासिल होती है। और अगले दिन ही ढाबे वाला रातों रात उनके सारे लाइट, फूलों को, यहाँ तक के बैठने वाली जगह तक को खराब कर देता है और अपने कैफे की ऐसी बदतर हालत देखकर तीनों बीवी रोने लगती हैं और सास सर पीटने लगती है। ए भगवान, कौन हमसे जलते, किसने ये सब किया है? जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी भैया, बस एक बार पता चल जाए ये हालत किसने की है। हम तीनों ने कितनी मेहनत से अपना कैफे बनाया था और आधे से ज्यादा नुकसान कर दिया। जो भी हो दीदी, बड़ा ही बुज़दिल था, लेकिन हम दोबारा मेहनत करके अपने कैफे को सही करेंगे। चाचा अंकल ने कैमरा लगाया था, उस कैमरे में जरूर कुछ होगा। अरे हाँ आकांक्षा, इसे चेक करते हैं। तब बहुओं के कैफे की ऐसी हालत देखकर
लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर नितिन कैमरा चेक करता है, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है कि ढाबा मालिक जसविंदर ने ही रात में जाकर तोड़फोड़ की है। फिर सरपंचों से सजा सुनाती है। गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। दूसरे की मेहनत उजाड़ना भी अपराध है, अब कानून जवाब देगा तुम्हें। शर्म नहीं आती? औरतों की रसोई से डर गए? अब मुझे छोड़ दो सर, मुझे जाने दो, मैं लालच में आकर किया था। पहले तू इन बहुओं की मेहनत का हर्जाना भर। ढाबा मालिक शर्मिंदा होकर पकड़ लिया जाता है। वो हर्जाना भी भरता है और 1 महीने के लिए जेल की सजा पाता है। कुछ दिन बाद तीनों बहू अपने कैफे को पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत कर देती हैं। लोग फिर से वहां का खाना खाकर तारीफ करते हैं। फिर जिला पर्यटन विभाग के अधिकारी कैफे आते हैं। वे पूरा कैफे देखते हैं। आप लोगों ने गांव की पहचान ही बदल दी है। अब जो टूरिस्ट महल, कुआं और झील देखने आएंगे, उन्हें यहाँ रुकने की भी वजह मिलेगी। इसलिए आपके देसी एस्थेटिक कैफे को बेस्ट रूरल एस्थेटिक कैफे का सम्मान देते हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे तुम तीनों पर नाज है। सास सम्मान पत्र तीनों बहुओं के हाथ में देती है। इस तरह दोस्तों, उनका कैफे बहुत अच्छे से चलता है और 2 महीने बाद उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि राजीव के ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके ऑपरेशन के बाद वो फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। और तीनों भाई तीनों बहू के साथ कैफे का बिजनेस संभालते हैं और अपने घर को भी अच्छा पक्का बनवाकर वहां खुशी खुशी रहते हैं। जब मेहनत में अपनापन, स्वाद में मिट्टी की खुशबू और घर में एकता हो तो छोटी छोटी रसोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत मंजिल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कमाई का कोई जरिया नहीं होता और आपको ऐसा ही कैफे खोलना होता, तो आप अपने कैफे के लिए कौन सा नया आइडिया जोड़ते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।